नमस्कार प्यारे परीक्षार्थियों, मैं इंजीनियर राहुल वाजपेयी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बहराइच से स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी आज की इस क्लास में। मेरी आज की क्लास का शीर्षक है इंजन कूलिंग सिस्टम पार्ट 1, जिसमें हम लोग एयर कूलिंग सिस्टम या वायु शीतल प्रणाली के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें मैंने आज की क्लास के सभी टॉपिक्स को सूचीबद्ध कर दिया है जिन पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। सबसे पहले हम बात करेंगे परिचय की कि इंजन कूलिंग सिस्टम होता क्या है। इंजन कूलिंग सिस्टम एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम इंजन के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। क्या होता है कि इंजन के कंबसन स्ट्रोक के एंड में जब फ्यूल बर्न होता है तो फ्यूल के बर्न होने से हीट निकलती है। वो हीट इतनी ज़्यादा होती है कि आपने अगर उसको कंट्रोल नहीं किया तो उस हीट की वजह से इंजन के पार्ट्स में डिस्टॉर्शन आ सकता है या कभी कभी पार्ट्स मेल्ट भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने एक सिंबॉलिक डायग्राम बनाया है कूलिंग सिस्टम का। यह डायग्राम वाटर कूलिंग सिस्टम का है। यहाँ पर आप देख रहे हैं रेडिएटर है, ये जो है आपका हॉस पाइप है जो कि रेडिएटर को इंजन से कनेक्ट कर रहा है। ये अपर हॉस पाइप था, ये लोअर हॉस पाइप है, ये फैन है, ये सिलेंडर्स बने हुए हैं। दिखा रहा है किस तरह से यहाँ से हॉट वाटर इन हो रहा है, यहाँ से आपका कूल वाटर है, ठंडा पानी सिलेंडर के अंदर आ रहा है। तो यहाँ इस जो क्लास में हम लोग केवल वायु शीतलन प्रणाली या एयर कूलिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ये वाटर कूलिंग सिस्टम या जल शीतलन प्रणाली हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए आज मैं जो है केवल इसका पहला पार्ट ही डिस्कस करूंगा आपके साथ में, जो कि एयर कूलिंग सिस्टम के ऊपर होने वाला है। अब हम यहाँ बात करेंगे कि सिलेंडर या इंजन में कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों होती है। हम वो सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है, इंजन सिलेंडर में जली हुई गैसों का तापमान लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। कई बार ये 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जो कि सिलेंडर बॉडी और इंजन के हेड के गलनांक बिंदु से काफ़ी ऊपर होता है। क्या होता है कि जैसा आपको मैंने पहले बताया था कि जब इंजन जब वर्क करता है तो जो आपका सेकेंड स्ट्रोक होता है कंबसन स्ट्रोक के आखिर में जब फ्यूल बर्न होगा कंबसन चैम्बर में, तो फ्यूल के बर्न होने से हीट निकलती है। वो हीट इतनी ज़्यादा होती है कि वो इंजन के पार्ट्स को डिस्टॉर्शन करने के लिए काफ़ी होती है। आपको पता होगा कि जो सबसे ऐसी धातु जिसका मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक बिंदु सबसे ज़्यादा होता है वो होती है प्लेटिनम। तो प्लेटिनम का भी जो गलनांक बिंदु 1750 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर 1500 से अगर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर तापमान पहुँच गया या आपका 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुँच गया, तो उस केस में आपके प्लेटिनम धातु के भी जो कंपोनेंट होंगे वो भी मेल्ट हो सकते हैं, उनमें भी डिस्टॉर्शन आ सकता है। तो इस केस में आपको कूलिंग सिस्टम आपके जो है इंजन में होना चाहिए, अदरवाइज आपको इंजन में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सेकंड ये पॉइंट है कि बहुत अधिक तापमान बढ़ जाने की वजह से क्या होगा, जो मूविंग पार्ट्स हैं, मूविंग पार्ट्स के बीच में जो लुब्रिकेटिंग ऑयल की जो फिल्म होती है वो फिल्म ऑक्सीडाइज हो जाएगी। और ऑक्सीडाइज हो जाने की वजह से क्या होगा, वो वहाँ पे क्या कार्बन डिपॉजिट हो जाते हैं और वो जो पिस्टन है वो पिस्टन सीज हो जाएगा। एक्चुअली जो मूविंग पार्ट्स उनके बीच में जो फिल्म है, अगर फिल्म ही नहीं होगी तो क्या होगा, वो पार्ट्स एक दूसरे क्वान्टिटी में आएंगे और जो पार्ट्स मूव करना छोड़ देंगे। तो अगर हम बात करें इसी रिस्पेक्ट में इंजन के लिए, तो इंजन में क्या होगा, मूविंग पार्ट्स कौन से होते हैं, आपका इंजन और पिस्टन और सिलेंडर। तो सिलेंडर के अंदर जब पिस्टन मूव कर रहा है बीच में आपकी लुब्रिकेटिंग ऑयल की जो फिल्म थी वो नहीं होगी, तो आपका पिस्टन सीज हो जाएगा। पिस्टन सीज हो गया तो इंजन ही सीज हो जाएगा, वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट, ओवर हीटिंग के फलस्वरूप जो क्या होता है, जो टेम्परेचर डिफरेंस जो आता है उसकी वजह से क्या होता है, पार्ट्स में डिस्टॉर्शन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको चाहिए कि आपका जो कूलिंग सिस्टम प्रॉपरली वर्क करे, जिससे जो टेम्परेचर डिफरेंस जो हो रहा था वो टेम्परेचर डिफरेंस कंट्रोल में रहे। अगर ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, ठीक है, तो डिस्टॉर्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसके वजह से हाई टेम्परेचर जो हो जाता है
उसके वजह से वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो होती है इंजन की वो भी कम हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक इफेक्टिव कूलिंग सिस्टम में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, एक अच्छे कूलिंग सिस्टम की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो जो एक अच्छा कूलिंग सिस्टम होता है वो जो इंजन के अंदर टोटल हीट प्रोड्यूस हुई है कंबसन प्रोसेस में, उसकी अराउंड 30% हीट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, हटा देता है। ये इसकी पहली विशेषता है। सेकंड है इंजन के अत्यधिक गर्म होने पर इसे तेज दर, इसकी खासियत ये होनी चाहिए कि वो अगर इंजन हाई रेट से गर्म हो रहा है तो ये भी हाई रेट से उस गर्मी को हटाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंजन तेज स्पीड मतलब फास्ट रेट में गर्म हो रहा है और आपका जो कूलिंग सिस्टम है वो उसे ठंडी रेट से जो है या स्लो रेट से उसे ठंडा कर रहा है। अगर ऐसा रहेगा तो प्रॉब्लम आएगी। तो जिस स्पीड से इंजन हीट हो रहा है उसी स्पीड से जो है कूलिंग सिस्टम उसको ठंडा करे, ये ध्यान रखना है। इंजन की शुरुआत के दौरान शीतलन बहुत धीमा होना चाहिए ताकि विभिन्न काम करने वाले हिस्से थोड़े समय में अपने ऑपरेटिंग तापमान तक पहुंच जाए। तो इसका मतलब क्या है कि इंजन की शुरुआत में जो है अगर आपकी कूलिंग आपकी ज़्यादा हो गई तो बहुत से कंपोनेंट हिस्से होते हैं इनको वर्क करने के लिए कुछ टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो पता पड़ा वो टेम्परेचर ही नहीं पहुंच पाएगा, जब उतना टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो वो उस पार्ट काम नहीं कर पाएंगे। तो इंजन का जो तापमान है, ठीक है, वो जो है उतना पहुंचना चाहिए। तो कूलिंग सिस्टम आपका जो है कि शुरुआत में थोड़ा स्लो वर्क करे या ग्रेजुअली इसकी जो स्पीड है वो बढ़े, ठीक है। अगर शुरुआत में ही वो इफेक्टिवली काम करने लगा तो इंजन के जो, जैसा मैंने बताया, कई पार्ट्स ऐसे होते हैं तो वो अपने वर्किंग टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाएंगे, उनका जो कार्यकारी तापमान है वहाँ तक वो नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि शुरुआत में जो है शीतलन प्रणाली बहुत स्लो काम करे, धीमे काम करे। नेक्स्ट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर ऑपरेशन के लिए शीतलक को जमने से रोकना आवश्यक है। यह आमतौर पर कुछ यौगिक मिलाकर किया जाता है, जैसे कि एथिलीन ग्लाइकोल शीतलक के हिमांक को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक्चुअली होता क्या है, कई ऐसे प्रदेश होते हैं, कई ऐसे ठंडे देश होते हैं जहाँ पर तापमान बहुत कम होता है। तो ठीक है, उस वहाँ पर समस्या ये आती है कि आपने अगर कूलिंग जो कूलेंट था, कूलेंट में अगर आपने कोई एडिटिव नहीं मिलाया तो कूलेंट क्या होगा, जो आपकी ट्यूब्स हैं जिसमें से वो फ्लो हो रहा है तो वहाँ वो जम जाएगा और उसके जमने से क्या होगा, वो ट्यूब्स फट सकती हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पर जो है कूलेंट में एक एडिटिव्स मिला देना है जिसके वो क्या काम करेगा, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को वो और डाउन कर देगा। उसके डाउन होने से क्या फ़ायदा होगा कि जो आपका कूलेंट प्रॉपरली वर्क करता रहेगा और जो है वो उसको कूलेंट जो है आपका इंजन इफेक्टिवली काम करेगा और जो है वो जो है फ्रीज नहीं होगा इंजन में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है शीतलन प्रणाली के टाइप या टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम। तो आपका जो कूलिंग सिस्टम होता है दो प्रकार का होता है, वायु शीतलन प्रणाली या एयर कूलिंग सिस्टम। सेकंड आपका है जल शीतलन प्रणाली या वाटर कूलिंग सिस्टम। आज की इस क्लास में हम लोग वायु शीतलन प्रणाली के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आपका जो वाटर कूलिंग सिस्टम है, जैसा आपको मैंने पहले बता दिया था, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। तो बात करेंगे हम एयर कूलिंग सिस्टम के बारे में। इस प्रकार की कूलिंग सिस्टम में इंजन की ऊष्मा इंजन की बाहरी सतह तक कंडक्शन प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है, जिसे वायुमंडल की हवा अपने साथ बहाकर इंजन से दूर ले जाती है। मतलब इंजन के जो सिस्टम है इसमें क्या होता है, एयर कूलिंग सिस्टम में जो कंबसन चैम्बर में जब फ्यूल के बर्न होने से जो हीट लिबरेटेड हुई है, जो हीट प्रोड्यूस हुई, वो हीट जो है कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू जो है इंजन के बाहरी सतह तक पहुंचती है। देखिए हीट का जो फ्लो होता है, हीट का जो है चालन होता है वो तीन तरह से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो जो आपका एयर कूलिंग सिस्टम है यहाँ पर कंडक्शन के थ्रू या संवहन प्रक्रिया के थ्रू जो है जो आपकी हीट कंबसन चैम्बर से इंजन की बाहरी सतह तक आएगी। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ बाहरी सतह पर आने के बाद जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो अपने साथ उस हीट को बाहर कर ले जाएगी, क्योंकि हवा लगातार बह रही होती है। तो हवा क्या करती है, उस हीट के संपर्क में आती है, अपने साथ उस हीट को साथ ले जाती है। ये प्रिंसिपल होता है एयर कूलिंग सिस्टम का। नेक्स्ट, हवा के माध्यम से कुशल शीतलन करने के लिए सिलेंडर के चारों ओर फिन्स लगा दिए जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो सिलेंडर का कॉन्टैक्ट एरिया, आउटर सर्फेस का कॉन्टैक्ट एरिया जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है।
एक्चुअली जितना सिलेंडर के संपर्क में जितनी ज़्यादा हवा आएगी, ठीक है, जितने एरिया के साथ हवा संपर्क में आएगी उतना ज़्यादा अच्छी कूलिंग मिलेगी। तो इसके लिए करते क्या है, सिलेंडर के आउटर सरफेस पे, ब्लॉक के आउटर सरफेस पे या हेड के आउटर सरफेस पे हम लोग जो फिन्स लगा देते हैं सिस्टम में। उस फिन्स के वजह से लगने से क्या होता है, सिलेंडर का आउटर सरफेस का आउटर जो सरफेस होती है, जो बाहर सतह होती है, उसका एरिया बढ़ जाता है। उस एरिया के बढ़ने से ज़्यादा हवा संपर्क में आती है, और ज़्यादा हवा संपर्क में आएगी तो क्या होगा, ज़्यादा हीट अपने साथ बाहर कर ले जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा कि हीट डिसिपेशन के लिए, हीट डिसिपेशन की दर बढ़ाने के लिए फिन्स लगाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिलेंडर की जो आउटर सरफेस होगी, चाहे आपका ब्लॉक बात करें या हेड बात करें, वहाँ पर फिन्स लगे होंगे। फिन्स लगाने का फिर मैं बताऊँ उद्देश्य क्या होता है कि आपका कॉन्टैक्ट एरिया जो है बाहरी सरफेस का वो बढ़ जाता है, ठीक है। और आपका कॉन्टैक्ट एरिया सिलेंडर का बढ़ गया तो उससे क्या होगा, ज़्यादा हवा संपर्क में आएगी, और ज़्यादा हवा संपर्क में क्या होगा, ज़्यादा अच्छी आपको कूलिंग मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने एक सिंबॉलिक डायग्राम बनाया है एयर कूलिंग सिस्टम का। तो ये आप देख रहे हैं, ये फिन्स लगी हुई हैं आउटर सरफेस पे, फिन्स प्रोवाइड कर दी हैं। ये आपका इनलेट वाल्व है, आउटलेट वाल्व है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिन्स के प्रकार। फिन्स कितने प्रकार की होती हैं, तो फिन्स 4 प्रकार की होती हैं। पहला है कांस्टेंट एरिया स्ट्रेट फिन। ये आपकी बिल्कुल कांस्टेंट होती है, स्ट्रेट है, नाम से क्लियर है, स्ट्रेट है और कांस्टेंट है। इसका एरिया कांस्टेंट रहता है, ठीक है, चेंज नहीं होता है इसका एरिया, ठीक है। स्ट्रेट पिन है, सीधी पिन है, उसका एरिया भी इसका स्ट्रेट है थ्रू द लेंथ। उसकी लेंथ है, लंबाई के अलोंग इसका एरिया है, बिल्कुल जो है आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल इसका एरिया कांस्टेंट है, कोई चेंजेस नहीं है एरिया में इसके, ठीक है। एक एंड से दूसरे एंड के बीच में इसका एरिया फिक्स है। सेकंड आपका है वेरिएबल एरिया पिन, वेरिएबल एरिया फिन। देखिए इसका एरिया, देखिए इसका एरिया, देखिए आप इस एंड पे ज़्यादा है, इस एंड पे कम है। तो आप देख रहे हैं इसका जो, ये भी स्ट्रेट फिन का ये टाइप है, पर यहाँ पे जो एरिया इसका है वो वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब, ठीक है। एक एंड का एरिया ज़्यादा होगा, दूसरे एंड का एरिया कम होगा, ठीक है। इसलिए इसका नाम दे दिया गया वेरिएबल एरिया फिन, ठीक है। ये थी आपका कांस्टेंट एरिया स्ट्रेट फिन पहला वाला। सेकंड आपका है वेरिएबल एरिया स्ट्रेट फिन, ठीक है। थर्ड आपका है पिन फिन। ये पिन के शेप की फिन होगी, देखिए ये आपके पिन के शेप की फिन है। नेक्स्ट एनुलर फिन, ये आपका सर्कुलर फिन होती है। तो ये 4 तरह की फिन्स यूज की जाती हैं एयर कूलिंग सिस्टम में। नेक्स्ट हम बात करेंगे वायु शीतलन प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग एयर कूलिंग सिस्टम। तो कई सारे फैक्टर अफेक्टेड करते हैं कूलिंग सिस्टम को, उनको हम एक एक करके बात कर लेते हैं। पहला है फिन सतहों का क्षेत्रफल। तो जो जैसा आपको मैंने बताया, फिन्स लगाई क्यों जाती है, फिन्स लगाई जाती हैं सिलेंडर का जो आउटर सरफेस है उसका एरिया बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ कोई बात कर रहे हैं कि फिन्स का अगर एरिया जितना ज़्यादा होगा तो उतनी ज़्यादा उस हवा उसके संपर्क में आएगी, और जितनी ज़्यादा हवा संपर्क में आएगी उतनी अच्छी कूलिंग रेट आपको मिलेगी। ठंडी हवा का वेग और मात्रा, इससे तात्पर्य है कि जो ठंडी हवा किस स्पीड से बह रही है। जहाँ पर आप एयर कूलिंग सिस्टम यूज़ कर रहे थे वहाँ उस जगह ठंडी हवा की जो हवा किस स्पीड से बह रही है, उसकी डेंसिटी कितनी है, एयर डेंसिटी कितनी है, ठीक है। ये भी एक बड़ा फैक्टर है, इसके वजह से भी जो कूलिंग सिस्टम इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है फिन्स का ठंडी हवा, फिन्स का और ठंडी हवा का तापमान, मतलब ये है कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, जो फिन का जो बाहर जो फिन्स लगी हुई है उसका टेम्परेचर और ठंडी हवा का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतने जल्दी उतना इफेक्ट जो है कूलिंग उस हिसाब से होती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है, बहुत बड़ा फैक्टर है टेम्परेचर डिफरेंस जो है कि फिन के बीच में और हवा के बीच में, ठीक है। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी अच्छी कूलिंग मिलेगी, जितना कम डिफरेंस होगा, ठीक है, उतना स्लो रेट से कूलिंग मिलेगी, ठीक। धातु की ऊष्मीय चालकता, ठीक है, हीट कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। तो ये देखेंगे कि जो हीट कंडक्टिविटी उसकी, जो आपने मेटल यूज़ की थी फिन्स के निर्माण में, उसकी हीट कंडक्टिविटी कैसी है, इस पर भी डिपेंड करेगा एयर कूलिंग सिस्टम। नेक्स्ट है वायु शीतलन प्रणाली से संबद्ध इंजन के लाभ, मतलब जिस इंजन में आपने एयर कूलिंग सिस्टम यूज़ किया था
तो उसमें उससे क्या फ़ायदे मिले या क्या फ़ायदे मिलते हैं, क्या उसके एडवांटेजेस हैं। ठीक है, पहला है कि एयर कूलिंग सिस्टम का डिज़ाइन बहुत सिंपल है, सिंपल डिज़ाइन इसकी होती है। सेकंड है इसका इसमें वाटर जैकेट, रेडिएटर, सर्कुलेटिंग पंप और कूलिंग वाटर के वजन के अभाव में वाटर कूल्ड इंजन की तुलना में ये इसका वजन कम होता है। एक्चुअली वाटर कूलिंग सिस्टम में क्या होता है, ये सारे जो कंपोनेंट यहाँ लिखे हुए हैं, वाटर जैकेट, रेडिएटर, सर्कुलेटिंग पंप, कूलिंग वाटर, ये सारे जब उसमें पार्ट्स होंगे तो क्या होगा, इसकी वजह से उसका वेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स ना होने की वजह से आपका एयर कूल्ड इंजन होगा, उसका वजन कम होगा, हल्का होता है वजन में। ठीक, इसके निर्माण में कम खर्च आता है, जाहिर सी बात है। इसमें कंपोनेंट्स कम हो गए तो उसके जो है निर्माण में, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कम आएगा। ठीक है, जब इसकी डिज़ाइन सिंपल है तो डिज़ाइन सिंपल होने की वजह से क्या होगा, इसकी मेंटेनेंस और रखरखाव में भी आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती, इजी इसका मेंटेनेंस होता है। ठीक है, और इसका जो है मेंटेनेंस में भी कम खर्च आता है। कूलिंग सिस्टम की यह प्रणाली विशेष रूप से तब लाभप्रद है जहाँ पर पानी की कमी है। विशेष एक्चुअली ये उन जगह के लिए, इस पॉइंट का मतलब है कि उन एरिया में ज़्यादा इफेक्टिव होगा जहाँ पर वाटर की क्राइसिस है, जहाँ पानी अवेलेबल नहीं, जैसे रेगिस्तान हो गया आपका। ठीक है, जब वहाँ पानी ही नहीं तो आपको वहाँ पे एयर कूलिंग सिस्टम पे डिपेंड रहना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ उस जगह ये बेस्ट काम करेगा। नेक्स्ट, कूलेंट या पानी की को फ्रीजिंग से इंजन का कोई खतरा नहीं होता है, जैसे कि सिलेंडर, जैकेट या रेडिएटर पानी की नलियों का टूटना। एक्चुअली जब इसमें आप लोग पानी यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे वाटर कूलिंग सिस्टम में आप लोग वाटर यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट यूज़ करते, ठीक है, तो वो आप यहाँ यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अब जब आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं वाटर को या लुब्रिकेंट को, तो उसका यहाँ पे फ्रीज होने का चांसेस ही नहीं है। ठीक है, अगर आप इसे यूज़ करते हो, अगर कहीं खाना खाता वो फ्रीज हो जाता तो क्या होता, जो ट्यूब्स थे जिसमें से होकर वो फ्लो होता, वो ट्यूब्स ब्रोक हो सकता, उनमें ब्रोकन हो सकता था। ठीक है, वो टूट सकती थी। तो चूँकि ये आपने यहाँ पर जो है कूलेंट या पानी यूज नहीं किया, तो इनके ब्रोकन होने, इनके वजह से जो है इसके सीज होने का या फ्रीज होने का चांसेस भी नहीं होता। जब चांसेस नहीं है तो क्या होगा, ये जो है क्या नाम है, आपके जो उसके कंपोनेंट्स जो ट्यूब्स थी तो उसमें ब्रोकन वो जो है उनमें ब्रोकेज भी नहीं आएगा, वो टूटेंगे भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एयर कूलिंग सिस्टम का कहाँ पर यूज़ किया जाता है, इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है। एयर कूलिंग सिस्टम का उपयोग ज़्यादातर कम हॉर्स पावर वाले ट्रैक्टर्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर, छोटी कारों, छोटे एयरक्राफ्ट इंजनों में किया जाता है, जहाँ पर फॉरवर्ड मोशन में ठंडा करने के लिए अच्छा इसमें जो है अच्छी हवा मिलती है। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, जैसे जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ने से क्या होता है, जो एयर की जो स्पीड मिलती है, ठीक है, तो उसके वजह से कूलिंग अच्छी हो, वहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक, एयर कूलिंग का उपयोग कुछ छोटे औद्योगिक इंजनों में भी किया जाता है। इसमें अलग अलग सिलेंडरों को आमतौर पर फिन प्रदान करके ठंडा करने के लिए पर्याप्त क्षेत्र प्रदान किया जाता है। यहाँ पे इंडस्ट्री में क्या होता है, जैसे एक तो होती है नेचुरल कूलिंग। नेचुरल कूलिंग में क्या है कि जो एटमॉस्फेयर की हवा है उसके थ्रू जो आप ठंडा कर रहे हैं, तो उसका होता है फोर्स कूलिंग। फोर्स कूलिंग में क्या होता है, सिलेंडर के चारों ओर जो है एक ब्लोअर के थ्रू हवा फेंकते हैं, जिससे जल्दी ठंडा होता है। तो इंडस्ट्री में अच्छी कूलिंग के लिए सिलेंडर के पास में ब्लोअर लगा देते हैं। तो ब्लोअर से क्या होता है, उसके बाहरी सरफेस पे एयर स्ट्राइक करती है, तो एयर स्ट्राइक होने से क्या होता है, वो हीट को वहाँ से रिमूव कर देती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इंजन कूलिंग सिस्टम का उपयोग हमें कहाँ मतलब कहाँ कहाँ होता है। तो बाइक स्कूटर में होता है, बाइक में होता है, ठीक है, ट्रैक्टर्स में होता है, छोटी कारों में होता है और छोटे एयरक्राफ्ट इंजन में होता है, जहाँ पर मशीन की आगे की गति इंजन को ठंडा करने के लिए अच्छा वेग दे देती है। ठीक है, और इंडस्ट्री में जहाँ यूज़ हो रहा है, इंडस्ट्री में क्या होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, एक ब्लोअर भी यूज़ किया जाता है, जिससे कूलिंग की स्पीड बढ़ जाती है। ये हमारी आज की क्लास में मैंने जो रेफरेंस यूज़ किए हैं उसको मैंने यहाँ सूचीबद्ध किया है। धन्यवाद आज की क्लास में आखिर तक बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।